That rate is known as foreign exchange rate. So what is foreign exchange rate? Foreign exchange rate is the rate at which the domestic currency is, come on, at which the domestic currency is to obtain the foreign currency. That rate is known as foreign exchange rate. फॉरेन एक्सचेंज रेट 1990 से पहले किसने डिसाइड किया था? हाँ जी, किसने डिसाइड किया था? गवर्नमेंट ने. तब उस एक्सचेंज रेट को क्या बोलते थे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, है ना? क्या बोलते थे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. उसके बाद स्टूडेंट्स, हाँ जी, उसके बाद 1990 के बाद, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो डिटरमाइन किसने करना शुरू कर दिया? मार्केट फोर्स. मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होता है मिशिका? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तब उस एक्सचेंज रेट को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग. बोलो ना यार, क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. और फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जब चल रहा है, इसको मेंटेन और स्टेबल रखने के लिए बीच में कौन आता है? आरबीआई. एंड आरबीआई एक्ट एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू मेंटेन दी फॉरेन एक्सचेंज रेट. टू मेंटेन दी. And whenever RBI intervenes, that exchange rate is known as managed floating exchange rate. क्या बोलते हैं? Managed floating exchange rate. That means there are three types of exchange rate बच्चों. That means there are three types of exchange rate. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. साथ ही बोल देते हैं ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. यही था. और फिक्स और फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई. क्या इतनी बात क्लियर है? जरा प्लीज मेरे साथ एक बार देखते हैं. बोल बच्चे मुझे एक बार. रिद्धि, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द, क्या होता है बच्चे? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. हाँ रिद्धि, हम लोग क्या करते थे, जब कभी भी कोई गुड लेते थे ना, तो गुड का प्राइस पे करते थे. मैंने तो ऐसा समझा हुआ था कि गुड लेते थे तो गुड का क्या पे करते थे? प्राइस. तो आज गुड नहीं ले रहे, फॉरेन करेंसी ले रहे हैं, तो उसका भी तो क्या पे करना पड़ेगा? प्राइस. हाँ, प्राइस क्या है? हमारी कंट्री करेंसी. गुड क्या है? फॉरेन करेंसी. समझ आई? फॉरेन करेंसी को लेने के लिए अपनी करेंसी दे रहा हूं. ओह, गुड को लेने के लिए गुड का प्राइस पे कर रहा हूं. एक ही बात तो है ना बच्चे. जो दे रहा होता है उसको सेक्रीफाइस कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? या तो प्राइस बोल दे, या तो क्या बोल दे? रेट, या तो क्या बोल दे? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी इज सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन दी फॉरेन करेंसी. कैसे सर? वैसे जैसे कि किसी गुड को लेने के लिए क्या पे करना पड़ता है? प्राइस. डन बच्चों, समझ आ गई? फॉरेन करेंसी इट रेफर्स टू ऑल अदर करेंसी. कौन सी अदर? किसको छोड़कर? अपनी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर. Yes, please बोलना. It refers to all currency other than the domestic currency of a given country. For example, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप लोग खुद पढ़ लो जी. इंडियाज का डोमेस्टिक करेंसी इस कौन सा बच्चे? इंडियन रुपी. और इसको छोड़कर इंडिया के लिए सारी करेंसीज कौन सी है? फॉरेन एक्सचेंज. टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट बच्चों, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट. बोलना. यस, कम ऑन, बोलो. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सबसे पहले था. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. सेकंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. थर्ड मैनेज फ्लोटिंग. सबसे पहले कौन सा है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. ये रेट एक्सचेंज जो था वो सेट कौन करता था? बोलो. रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एंड इज फिक्स्ड बाय दी, yes, by the government. The basic purpose of adopting this system. सर क्या बेसिक पर्पस था? सर फिक्स बोल रहे हो सर, तो बेसिक पर्पस यही था कि जो एक्सचेंज रेट है वो क्या रहे? स्टेबल. क्या रहे? स्टेबल. क्या रहे? सो बोल. द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू इंश्योर इन एंड गिर गया था क्या? फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल क्या मेंटेन रहे? स्टेबिलिटी. यस, कम ऑन. क्या मेंटेन रहे? अच्छा, इसका मतलब वंश ये कह रहे हैं कि अगर फिक्स एक्सचेंज रेट चलेगा तो एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी के टर्म्स में हमेशा वैल्यू भी फिक्स रहेगी. अगर वो फिक्स रहेगी तो मूवमेंट, स्पेकुलेशन कम होंगी, स्टेबल रहेगा. मेरी बात समझ आ रही है? जब मुझे पता है कि इससे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करवाते ही हैं, बट ना ज्यादातर लोग ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाए तब हैं जब चीजों का प्राइस कम हो जाए या फिर चीजों का प्राइस बढ़ जाए.
पर ऐसा तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, फिक्स। तो ना ट्रेड ना स्टेबल रहते हैं, ट्रेड जिसने लेना देना वो तो करेगा ही, बट ट्रेड क्या रहते हैं, स्टेबल। ये मोटिव था। अच्छा, कैपिटल मूवमेंट इस कंट्री का पैसा है, सोच सोच के देख। मैं चाहूंगा मेरी कंट्री है तो मेरी कंट्री का पैसा मेरी कंट्री के अंदर ही यूज हो, एज एन इंडिया मैं यही चाहूंगा ना। बट मेरी कंट्री का पैसा लोग बाहर यूज कर रहे हैं। बाहर यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई एक्सचेंज रेट कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता। ना मैं चाहता हूं कि कैपिटल मूवमेंट ज्यादा ना हो। तो तुझे पता हो कि बाहर जाने का फायदा भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई रेट बढ़ रहा और कम तो नहीं हो रहा, तो फिर हम शायद से सोच सकते हैं कि ये पैसा अपनी कंट्री में लगाते हैं यार। तो कैपिटल मूवमेंट ना हो, स्टेबल रहे, इसलिए फिक्स एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया गया। आ सकता है भाई क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग द फिक्स एक्सचेंज रेट। आ रही है बात, समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रही है? तो एक बार दोबारा लाइन पढ़ लो एक बार प्लीज वंश। द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू एंश्योर, दो चीजों में, किसमें भाई, एक फॉरेन ट्रेड और एक कैपिटल मूवमेंट। समझदार बच्चों को लिखना चाहिए कैपिटल मूवमेंट और फॉरेन ट्रेड, ठीक है जी। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, सर ये क्या होता है सर? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम, जो मुझे पता है कुणाल सर वही लिखा हुआ है, रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। द बेसिक पर्पस, फिर बेसिक पर्पस यार, फिर वही दो बेसिक पर्पस। द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग द सिस्टम इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू अचीव दी, क्या है, टू अचीव दी गवर्नमेंट अंडरटेक। अच्छा स्टेबिलिटी रहे, क्या मेंटेन रहे, बट लोग अगर बेमतलब की डिमांड करेंगे फॉरेन करेंसी की, स्टेबिलिटी रहेगी? या फिर लोग डिमांड नहीं करेंगे तो क्या तब भी स्टेबिलिटी रहेगी? तो इसका मतलब जब फिर बीच में कौन आता है, गवर्नमेंट। कौन आता है, कौन आता है? एंड गवर्नमेंट एक्ट एज एन बल्क बायर एंड बल्क बायर एंड बल्क, क्या रखने के लिए, स्टेबिलिटी। क्या रखने के लिए, क्या रखने के लिए, स्टेबिलिटी। तो बोलो जरा प्लीज, टू अचीव, बोलो टू अचीव। तो गुड बोलेगा डर जाऊंगा भाई। तू बोल नहीं रहा, तू मार रहा है मुझे। यस, टू अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय लिखा हुआ टू बाय व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम एंड सेल व्हेन द एक्सचेंज रेट गेट्स। फॉर दिस गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन द लॉ। अरे भाई जो एक्ट करेगा, एक्ट एज एन बल्क बायर और बल्क सेलर, वही तो अपने पास रिजर्व रखेगा। तो उस टाइम पर अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता भी कौन था, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ता था एज एन बल्क बायर एंड बल्क सेलर, क्या मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी। ठीक है, समझ आई? अच्छा, अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स इन टर्म्स ऑफ। अब एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड क्या, मैं अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू किसी और चीज के बेसिस पे सेट कर रहा हूं कंपैरिजन में। वो चीज क्या, उस चीज को बोलते हैं एक्सटर्नल वैल्यू। क्या बोलते हैं, दोबारा बोल। अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स फिक्स्ड, हाँ फिक्स, क्योंकि फिक्स तो पड़ी रही है, फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम। क्या एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कुणाल सर, क्या एक्सटर्नल स्टैंडर्ड? एक्सटर्नल स्टैंडर्ड गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, अदर प्रीशियस मेटल भी हो सकते हैं, या फिर किसी और कंट्री की करेंसी भी हो सकती है। किसी और कंट्री की, पहले गीतांजलि ब्रिटेन वुड सिस्टम हुआ करता था। उस पे पता क्या होता था, हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू ना गोल्ड की टर्म्स में सेट किया जाती थी। अब फॉर एग्जांपल 1 ग्राम गोल्ड लेने के लिए $1 देना पड़ता है, 1 ग्राम गोल्ड लेने के लिए $1, बट हमारे लिए $1 ₹70 का है। कितने का है, 70। मतलब मुझे गोल्ड को लेने के लिए कितने देने पड़ेंगे, 70, और उनको कितने देने पड़ रहा है, एक। तो इसका मतलब हमारी आपस में करेंसी की वैल्यू सेट होगी कि that $1 is equals to ₹70। तो हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू सेट होती थी गोल्ड के टर्म्स में, और गोल्ड के टर्म्स में जो वैल्यू होती थी फिर उसके बेसिस पर वो आपस में अपनी करेंसी की वैल्यू सेट कर लेते थे। तो भाई वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है। मेरी कंट्री करेंसी की वैल्यू वो किसी से क्या कर रहा है, रिलेट, क्या कर रहा है, रिलेट। वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, या तो किससे रिलेट कर सकता है, गोल्ड से, या किससे, या फिर किसी और कंट्री की करेंसी से, किसी और कंट्री की। बट सुन, जब कभी भी अपनी कंट्री करेंसी की वैल्यू किसी और कंट्री की करेंसी से रिलेट करी जाती है ना, सिर्फ किसी और कंट्री की करेंसी से, तब उसको बोला जाता है पेगिंग सिस्टम। गोल्ड के बेसिस पे भी सेट करी जा सकती है, सिल्वर के बेसिस पर भी। बट अगर जब कभी भी एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू फिक्स करी जाए किसी और कंट्री की करेंसी की वैल्यू के बेसिस पर,
तो उसको बोलते हैं पेगिंग सिस्टम। और कितनी वैल्यू सेट करी है, कितनी, हाउ मच, 70 रुपए 80 रुपए, कितनी वैल्यू सेट करी है उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। पार्टी नहीं है, पैरिटी वैल्यू। कहीं खुश हो जाओ, पैगिंग सिस्टम, पार्टी वैल्यू। सर आप माहौल खराब कर रहे हो क्लास का सर। हाँ हो जा, खुश हो जा, आप बुझ के हंस भी नहीं रहा, कह रहा ज्यादा मैं हंसूंगा फिर मुझे सुनाएंगे। समझ आई? अच्छा कौन सा एक्सचेंज रेट पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे? वैसे तो किसी भी कंट्री करेंसी की वैल्यू फिक्स करी जाती है किसी और कंट्री करेंसी के बेसिस पर, या गोल्ड के बेसिस पर, या फिर या कि किसी अदर प्रीशियस मेटल। बट जब कभी भी किसी एक कंट्री करेंसी की वैल्यू किसी और कंट्री करेंसी के बेसिस सेट करी जाए, फिक्स, क्या कहते हैं उसे, पैगिंग, क्या कहते हैं उसे, और कितनी वैल्यू सेट करी गई उसे कहते हैं पैरिटी वैल्यू। अच्छा अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम स्टूडेंट्स, फिक्स एक्सचेंज रेट बनाता कौन था? गवर्नमेंट। कौन बनाता था? तो गवर्नमेंट ना कम भी कर सकती है वैल्यू इंडियन करेंसी की, और गवर्नमेंट इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ा भी सकती है। तो जब गवर्नमेंट कम कर दे उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। करेंसी की वैल्यू कम होना मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ना, है ना? गवर्नमेंट ने रेट क्या कर दिया गीतांजलि? बढ़ा दिया गीतांजलि। रेट का मतलब रेट ऑफ सेक्रीफाइस होता है। गवर्नमेंट ने रेट क्या कर दिया? बैग ही मारना तुझे तो क्या कर, मारियो मत। आपने बोला था। अरे गवर्नमेंट ने रेट क्या कर दिया बच्चे? बढ़ा दिया। आराम से सोच से देख, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। रेट, भाई रेट का मतलब रेट ऑफ सेक्रीफाइस होता है भैया। रेट बढ़ा दिया मतलब हमें सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है हमारी करेंसी की वैल्यू। हाँ, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट का बढ़ने का मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू। हाँ ऐसे लर्न कर लो, आप नहीं कर सकते भाई, इतना दिमाग नहीं लगा सकते क्वेश्चंस में, लर्न कर लो। फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, कहीं लिखा हुआ क्या रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फॉरेन हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। रेट कम हो रहा है वैल्यू, रेट बढ़ रहा है वैल्यू, इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट कौन सा रिलेशन? बट समझदारी वाली बात यह है कि बीच में करेक्शन ढूंढ लो। करेक्शन का मतलब ही क्या होता है, क्या नहीं? नहीं, भूख लग रही है, बैठ जा आराम से यार। हाँ जी, तो प्लीज यहाँ ध्यान से यहाँ देखो। तो डिवैल्यूएशन का मतलब क्या लिखा हुआ वंश? डिवैल्यूएशन रेफर्स टू अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। बाय द गवर्नमेंट इसलिए लिखा क्योंकि अभी हम फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ रहे हैं। डिवैल्यूएशन इज सेड टू अकर व्हेन द एक्सचेंज रेट इज, वही समझाया था, जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमारी कंट्री करेंसी की वैल्यू कम होती, वही लिखा। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑन द अदर हैंड, रिवैल्यूएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट, बच्चे बोलो ना मेरे साथ, फॉरेन एक्सचेंज रेट जब क्या होता है तो हमारी करेंसी की वैल्यू, फॉरेन एक्सचेंज रेट जब तो हमारी करेंसी की वैल्यू, बेटा हिंदी में लिख लो क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, रिलेट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझ जाओगे तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, देख बेटा, डेप्रिसिएशन का मतलब ही यही होता है करेंसी की वैल्यू का कम होना, डिवैल्यूएशन का मतलब यही होता है करेंसी की वैल्यू कम होना। बट ना जब गवर्नमेंट अपने हाथों से करती है ना करेंसी की वैल्यू कम, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। और जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर डिमांड और सप्लाई की वजह से जब अपने आप करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है ना, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सारा समझ आया? इसका सारा मैं ये बोलना चाहता हूं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर डिवैल्यूएशन होती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर डेप्रिसिएशन होती है। डिवैल्यूएशन एंड depreciation. तो देख वंश, devaluation refers to a reduction in the price of domestic currency in terms of foreign currency under the fixed exchange rate. हाँ यही बोलना चाहता था, बोल सही हम, अंडर दी फिक्स, जब कंट्री में क्या चल रहा हो, फिक्स एक्सचेंज रेट, सिर्फ तब की बात कर रहा हूं। सुन रहा है? यहां देख रहे हैं? सो सही है, मुझे देख रहा है, ठीक है ना तू? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है बोलो? डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? कम, इन टर्म्स ऑफ, बट कौन सा सिस्टम? अंडर दी फ्लेक्सिबल। कितना इजी डिफरेंस है यार। अच्छा, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू दी गवर्नमेंट, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू दी,
इट टेक्स प्लेस अंडर दी फिक्स एक्सचेंज रेट। अरे चल छोड़, तो सही है, नहीं बोल दिया। इजी है ये, डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल। अब कौन सा आ गया मेरे पास बेटा, कौन सा है अब, फ्लेक्सिबल कौन सा है? यस बोलो, कौन सा है हमारे पास, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन सा होता है स्टूडेंट्स, इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ, अरे बोलो ना लायको, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड of different currencies in the foreign exchange. The value of currencies allowed to freely according to the changes in demand and supply of। अरे किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है रे, किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? अरे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो किस में होती थी, फिक्स्ड में। किस में होती थी, फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट। तो क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो ऑफिशियल और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दी flexible exchange rate is also known as, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को और क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। समझिए, फ्लोटिंग जो बार बार क्या होता रहता है, चेंज। द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, मार्केट मतलब विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड। सर ये कौन कौन करता है डिमांड सप्लाई, कंज्यूमर करते हैं, बैंक करते हैं, मर्चेंट बैंकर्स करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं, कॉर्पोरेशंस होती हैं, कंपनीज करती हैं। सर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स किसके बेटा, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, एक्सचेंज रेट क्या होता जा रहा है, चेंज। क्या होता जा रहा है, तो फर्स्ट मेरिट पर मेंटेन्स इक्विलिब्रियम लेवल। जब एक्सचेंज रेट अपने आप बढ़ता है तो बहुत कम हो जाता है, फिर जब अपने आप बहुत कम होता है तो अपने आप बढ़ जाता है। मेरी बात समझ के देखो, सुनना सुनना, एक तरफ है डॉलर्स की डिमांड करने वाले, एक तरफ है डॉलर की सप्लाई करने वाले। सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज का प्राइस ना कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात, जितना मर्जी प्राइस कम हो जाए, कुछ लोग तो अभी भी अनसेटिस्फाइड होंगे। सबको थोड़ी कोई एक वंश, प्रैक्टिकल बात समझ, कोई एक एक्सचेंज रेट सबको खुश रख सकता है, नहीं है, ये थोड़ा ना हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ज्यादातर लोगों को खुश रखा हुआ, समझ आई? सिर्फ 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 ये फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात नहीं कह रहा, क्योंकि देखो पता दुनिया में हर चीज का प्राइस विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से होता है, और जिसका प्राइस डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड, तो जो एक प्राइस बनता है ना उस गुड का, उस पे सारे लोग थोड़ी खुश होंगे यार। हाँ बट मैक्सिमम लोग उस पे क्या है, खुश है। उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मेरे भाई कल को ये बच्चे समझेंगे इक्विलिब्रियम मतलब सारे बैलेंस है, डिमांड सप्लाई इक्वल है तो बैलेंस है, नहीं। सो इसका मतलब मेरी बात सुन यार, जब डॉलर की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, बेचने वाले कम है, लेने वाले ज्यादा है, अपने आप उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब प्राइस बढ़ रहा है, अगर ये इतने ही, अगर ये प्राइस बढ़ने से इनको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो इनको बोल दे कि डिमांड कम कर दे, तो अपने आप प्राइस, मतलब किसी की बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं। और अगर बड़ा प्राइस, बड़े प्राइस में बहुत सारे लोग खुश हैं तो प्राइस सिर्फ वही रहेगा, और उसी को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। फिर तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, सेटिस्फाइड, बेचने वाला भी और लेने वाला भी, वो कितना भी हो सकता है, और उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप क्या मेंटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये सिस्टम है भाई। इसका मतलब जब हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं ना कि इंडियन करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होती जा रही है, कम, मतलब हम लोगों को सेक्रीफाइस क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा, है ना। तो भाई इसमें किसी एक इंसान की गलती थोड़ी ना है, सबकी गलती है यार। और अगर इतना ही लग रहा है कि प्राइस क्या हो रहा है ज्यादा, तो डिपेंडेंसी कम कर दो ना, इंपोर्ट्स कम कर दो ना थोड़े टाइम के लिए। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बट क्या पता यार, कंपलसरी हो वंश इंपोर्ट्स, अभी कुछ चल रही हो प्लानिंग, या फिर कंट्री हमारी एक ग्रोइंग स्टेज पर हो यार वंश, क्या पता अभी चाहिए हो, रिक्वायर्ड हो यार चीजें, वो मैं नहीं बोल सकता यार वंश। अपने मन से थोड़ी चाहता मैंने कि डॉलर 80 रुपए का हो जाए, मैं थोड़ी चाहता था ये बात, हम में से ऐसे कोई भी नहीं चाहता होगा मेरे भाई, बट कुछ लोग चाहते हैं कुछ लोग चाहते हैं इंडिया के अंदर। अब देखते हैं जो जो चाहते हैं और जो नहीं चाहते उसमें से चाहने वाले लोग ज्यादा होंगे, इसलिए प्राइस ज्यादा। हाँ ठीक है, हाँ तो वो तो हेल्प ऑफ डिमांड एंड, कोई हमारी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट, हमारी किसी एक आदि क्या हो गया यार, ये कुछ मंगवा लेता होगा वहां से बाहर से, बस इससे क्या होगा। बट इस एक एक बूंद से ही तो, हाँ हमारी एक एक बूंद से सागर बढ़ा रहे बड़े। समझ आई बात, समझ आई? यस बेटा, हाँ हाँ, नहीं आरबीआई तो अपने सेल्फ स्टेप लेगी ना, ये वाला तो गवर्नमेंट के रोल तो खत्म है। गवर्नमेंट को सिर्फ किस में था, फिक्स में।
बट आरबीआई के फ्लेक्स आरबीआई के रिफ्लेक्शंस, आरबीआई के इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट के इंडिकेशंस बहुत सारे हैं जिसकी वजह से आरबीआई ये स्टेप्स लेती है। अपने पता लग जाता है आरबीआई को कि अब ये स्टेप लेना है, इसे पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है कोई यार। हाँ जी, अपने आप क्या मेंटेन हो जाता है? अरे मेरिट बोलो भाई, अपने आप क्या मेंटेन हो जाता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज हाँ जी बोल नहीं रहे, इज एंड ऑटोमेटिकली रिमूव्स द इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ तभी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा कैसा आता है? बैलेंस। नहीं आता तो कर देते हैं। हाँ तुमको पता है, तेरा टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग। जो अपने आप होती है वो कौन सी है? ऑटोनॉमस। जो बैलेंस करने के लिए करनी पड़ती है कौन सी? अकोमो। नो नीड फॉर ह्यूज। अच्छा सुन, जब इक्विलिब्रियम अपने आप आ ही जाता है अपने आप बार बार, तो रिजर्व रखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ रिजर्व रखो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए और फर्दर चीजों के लिए, बट अगर हमारे पास अपने आप इक्विलिब्रियम आ रहा है, हमने तो कोई स्टेप लेना नहीं। हाँ कभी कभी लेना पड़ेगा इमरजेंसी के, हम देख लेंगे, बट उस इमरजेंसी को अगर छोड़ दिया जाए, एक बार के इग्नोर कर दिया जाए, तो आरबीआई को तो अब रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है इस केस के लिए। बाकी बाकी और मेरे साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं बच्चों, 12th के बच्चों, बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूँ कि आरबीआई को रिजर्व रखने चाहिए। हाँ बट अगर सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में आज बात कर रहे हैं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट अपने आप क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम जब बढ़ेगा तो अपने आप कम हो जाएगा, या फिर जब कम होगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। ये क्या है जी? इक्विलिब्रियम। तो रिजर्व रखे कब जाते थे? कि इसको स्टेबल रखने के लिए। स्टेबल तो ये अपने आप हो रहा है, स्टेबल तो ये अपने आप हो रहा है, तो रिजर्व रहने की जरूरत नहीं है। फायदा तो हुआ। वैसे गार्गी रिजर्व रखने के और भी बहुत सारे रीजंस हैं। हाँ इसके लिए फायदा है अभी। ठीक है डन यार। अच्छा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रेज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। अब तू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाई क्यों रहा है? इस बेसिस पर तुझे पता होगा ना कि वहां से वो चीज का फायदा ज्यादा है। इंडिया से अगर लोग इंपोर्ट क्यों करवा रहे हैं? कि पता होगा ना कि यहाँ से कम सस्ते मिलता है ना। या हम कहीं पे एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपनी कंट्री से पैसा इतना नहीं मिलेगा जितना मुझे बाहर से मिलेगा। मुझे पता है ना ये बात। तो मेरे पैसा बेस्ट कहां से आएगा? मतलब मैं प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करूंगा अपने रिसोर्सेज को? ये तो सिर्फ इसी वजह से हो रहा है ना। डीमेरिट्स क्या है जी? फर्स्ट, अब भाई अब हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं, तो इंस्टेबिलिटी तो आएगी ना स्टूडेंट्स। कभी भी बढ़ भी सकता है, कभी भी कम भी हो सकता है, कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्टर का फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो फिक्स तो है ही नहीं, तो ये क्या है? बार बार क्या रहता है? चेंज। तो अनसर्टेनिटी रहती है, तो बोल इंस्टेबिलिटी। बोल द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कीप्स ऑन एज पर डिमांड एंड इट क्रिएट्स। आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की, देखो इतने बच्चे बैठे हैं यार। इट क्रिएट्स about the amount of receipts and in such instabilities hamper the foreign trade। अब तुझे पता होगा कि भाई प्राइस क्या हो जाए, कभी कम या फिर कभी क्या हो जाए, बट तो इंसान ना सोच समझ से कदम रखता है भाई। ट्रेडिंग जितनी हो सकती थी उतनी ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है। एक होता है सरप्लस पावर, क्या होती है? एक वो यूज नहीं हो पा रही क्योंकि डर रहा है ना इंसान, भाई पता नहीं क्या हो जाए। और डर कब है? क्योंकि इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटी से। अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि रेट कौन चल रहा है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आई बात समझ आई यार बच्चों? सेकंड मेरे पास क्या, ओहो, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज लोग करना शुरू हो जाते हैं, बस अपना घर का सब कुछ लगा देंगे, बर्बाद। और इन्हीं की वजह से इन्होंने डिमांड नहीं करनी फॉरेन करेंसी की। फॉरेन करेंसी की डिमांड इन्होंने कुछ मंगवाने के लिए नहीं करनी है, कुछ देने के लिए नहीं करनी, स्पेकुलेशन के लिए कर रहे हैं, अपने पास रख लेंगे पैसा, कंट्री में सर्कुलेट नहीं होने दे रहे। ये तो पाप है, तेरे को पता मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अरे हाँ सर, सेविंग इज वाइस एंड वर्च्यू पता पढ़ाया नहीं था आप लोगों को? माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छी बात है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेविंग का मतलब होता है लीकेज। या तो पैसा कहीं लगाया होता, फॉरेन करेंसी में लगाया होता वो बात समझ आती है। कुछ प्रॉपर्टी ली होती वो बात समझ आती है। बैंक में रखा होता वो भी समझ आती है। अपने घर की दीवारों पर रख लिया डॉलर, समझ रहे? तो ये तो गलत बात है यार। तो ये स्पेकुलेशन गलत है भाई। स्पेकुलेशन की वजह से देख, इससे तो अपने घर में रख लिया, हमको लग रहा है कि फॉरेन करेंसी की बहुत क्या है मार्केट में डिमांड, जबकि डिमांड गुड सर्विसेज के लिए है ही नहीं। डिमांड ऐसे ही है, ऐसे ही बेमतलब की घर में छुपा के रखने के लिए पैसे की। वैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा करा हुआ, जिसकी वजह से ना फॉरेन एक्सचेंज जो दिखता है ना वो इतना परफेक्ट नहीं दिखता मुझे। वो इन लोगों की वजह ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है आजकल। इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर, इनकी वजह ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है।
फ्लैक्चुएशन हो, डिमांड सप्लाई ओरिजिनल जो चाहिए उसके लिए, गुड सर्विसेज के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, पैसा घुमाने के लिए, मेरे वहां पे लोग रहते हैं उनको देने के लिए, उनको यहाँ रहते हैं उनको देने के लिए, उसकी वजह से रेट दिख रहा है, टीवी पे आ गया रेट, रेट आ रहा है, पर रेट वो इनकी वजह से ज्यादा इन्फ्लुएंस है। गलत बात है। कोशिश करी जाती है ऐसे एक्टिविटीज को कम करने की, बट गलत है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ये क्या है जी, डीमेरिट है, क्या स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। कम ऑन, क्या है ये स्पेकुलेटिव, बोलना स्पेकुलेटर्स मैनिपुलेट दी, स्पेकुलेटर्स मैनिपुलेट दी मार्केट एंड मेक द एक्सचेंज रेट टू और टू, दिस मेक्स द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड डिस्करेज द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बस फिर डर और बढ़ जाता है, और क्या। अरे मेरी बात सुनो, फॉरेन एक्सचेंज आप लोगों ने अपने पास रखा है तो आप क्या डिमांड अदा कर रहे हो। आप लोग अपने कंट्री के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिससे कि तुम डिमांड क्रिएट ही नहीं करवा रहे, लोग ले ही नहीं रहे, या अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज था अपने घर में छुपाया हुआ था, अब इसकी डिमांड है इनको बेच रहा, वो वहां से कर नहीं रहा डिमांड, तो जब वो खिड़की पे डिमांड रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, डिमांड इंडिकेट ही नहीं हो रही। तो इन स्पेकुलेटर की वजह से ऐसा हो जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो दिखता है ना वो सच में वो वैसा होता नहीं है। और मैं बच्चों को बता रहा हूँ भाई, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड सप्लाई करते हैं गुड सर्विसेज के लिए, एक्सचेंज मैकेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंसी है, ये लालच है भाई, ये तो लालच है तेरा। अभी तक ये एक्टिविटीज अलाउड थोड़ी ना है करना, देखना जरा। और थर्ड, क्रिएट्स इन्फ्लेशन, इट जनरेट्स इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द इकोनॉमी व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। करेंसी की वैल्यू क्या होगी आप लोगों की, कम, तो चीजों के प्राइस आपके सामने क्या दिख रहे हैं, ज्यादा, और राइजिंग प्राइस सिचुएशन इज नोन एज इन्फ्लेशन। जैसी प्राइसिंग जैसे होगा, जैसे हमारी करेंसी की वैल्यू, आप ही देखो ना, आप अभी करंट की सिचुएशन यही है, जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फॉरेन डिपार्टमेंट, आईटी, जितने भी सामान है, सारे इनके प्राइस हाई हुए हैं। क्यों हाई हुए हैं जी, क्योंकि भाई हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट दो कितना कम हो गया, हमारा बढ़ गया, हमारी करेंसी वैल्यू दो कितनी कम होती जा रही है, जितनी कम होंगी आसपास के सारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं जिसके लिए हम लोग बाहर से डिपेंडेंट हैं, वो सब चीजों का प्राइस बढ़ेगा भाई, भर भर के प्राइस बढ़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, वहां से आती है भाई, वहां से आती तो प्राइस बढ़ा ना यार। आप कोई मशीन यूज करो, उस मशीन का एक बोल्ट भी होगा ना, एक नट भी और बोल्ट होगा, और वही बाहर से आता है ना, तो उसका प्राइस ही बढ़ेगा ना, उसका अगर वो प्राइस तो सेम है, अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी मशीन की पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी भाई, जो आप ले रहे हो, उस मशीन से बनने वाले जो गुड्स है ना उनका प्राइस बढ़ जाएगा जी। तो हर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से इंटर रिलेटेड है भैया। आई मेरी बात समझ आई, हाँ जी, क्लियर है। तो ये मेरे पास क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी, क्या रहती है, इनस्टेबिलिटी, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, स्पेकुलेटिव। ये मेरे पास बेटा तीन क्या है, डीमेरिट्स, किसके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, किसके, आते नहीं है बट तब भी, हाँ जी, एक मेरे पास कौन सा एक्सचेंज रेट है बच्चों, फिक्स्ड, और एक कौन सा बच्चों, फ्लेक्सिबल। हाँ जी, मेरे पास एक फिक्स्ड है और एक कौन सा है, फ्लेक्सिबल। फिक्स में क्या बोल रहे हो, इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ और एनी अदर करेंसी बाय दी, हाँ पता है, और ये किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ, यस, ये किस होता है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, देयर इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल एज ओनली गवर्नमेंट हैज द पावर टू, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। स्टेबिलिटी कैसे आती है, द एक्सचेंज रेट रिमेन स्टेबल, ओनली अ स्मॉल वेरिएशन इज अलाउड, द एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन, तभी तो उसका नाम क्या था, फ्लेक्सिबल, क्या नाम था, फ्लेक्सिबल, और क्या नाम था, फ्लोटिंग, क्या नाम था, जो बार बार क्या होता रहता है, चेंज। थर्ड एक्सचेंज रेट, लास्ट एक्सचेंज रेट कौन सा है बच्चों, मैनेज फ्लोटिंग। और मुझे लगता है कि आप लोगों को मैनेज फ्लोटिंग के बारे में पता है कि जब कभी भी फ्लेक्सिबल चल रहा होता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो प्रोसेस चल रहा है, अब कभी भी उसमें जब चेंजेस, जब कभी भी एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए, तब बीच में कौन आता है जी, आरबीआई, एंड देन आरबीआई एक्ट एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेलर। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल इन्फ्लुएंस, सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन तो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बट सेंट्रल बैंक उस एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करता है, सेंट्रल बैंक उस एक्सचेंज रेट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस, क्या करता है, इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट कैसे करता है, इंटरवेन कर कर, किसमें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेन करके। भाई मार्केट में तो कौन होते हैं, बायर, और हाँ, तो आरबीआई भी कभी बायर बन जाता है और कभी सेलर बन जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज अ, ओ हो, इट इज अ हाइब्रिड, बोलो कमान बोलो, इट इज अ,
It is a hybrid of a fixed exchange rate and a flexible exchange rate system. Fixed और flexible का hybrid है ये. बोलो fixed और flexible का क्या है ये? In this system, central banks and the to restrict the in the exchange rate within the certain limits. एक बाउंड्री तक मेंटेन रहे. इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बाउंड्री तक लिमिट रहे. ज्यादा एक्सचेंज रेट बहुत ना बढ़ जाए या बहुत कम ना हो जाए. एक रिस्ट्रिक्शंस है, स्टैंडर्ड्स हैं कि जब ऐसा होगा तब हम ये एक्टिविटी करेंगे. इसे कौन सा एक्सचेंज रेट बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग. कौन सा बोलते हैं? फॉर दिस सेंट्रल बैंक्स मेंटेन्स दी. अब अगर आरबीआई ने ऐसे करना है, एक्ट एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेलर, इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा? मेंटेन करेगा. क्या मेंटेन करेगा? रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टेज विद इन दी. क्लियर? हाँ जी, क्लियर है. इट इज नोन एज, हाँ जी, इसको क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. क्या बोला जाता है? तो कौन कौन से हो गए बोलो? फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग, और मैनेज फ्लोटिंग को और क्या बोला जाता है? डर्टी फ्लोट. करेंसी डेप्रिसिएशन आ गया. अच्छा, डिवैल्यूएशन तो किसके अंडर होती थी? डिवैल्यूएशन किसके अंडर होती थी? फिक्स का. तो डेप्रिसिएशन किसके अंडर होती है? फ्लेक्सिबल. किसके अंडर? तो बोल करेंसी डेप्रिसिएशन टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ दी फॉरेन करेंसी. करेंसी डेप्रिसिएशन मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड मोर ऑफ इट्स रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी. पहले फॉरेन करेंसी लेने के लिए 50 रुपीज देने पड़ते, तब 70, फिर अब 80, अब 90. तो फॉरेन करेंसी को लेने के लिए मुझे अपनी कंट्री करेंसी को सैक्रिफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है. सैक्रिफाइस. और जब मुझे अपनी कंट्री करेंसी को सैक्रिफाइस क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा. क्या करना पड़ रहा है? तो ठीक है, जब ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो क्या करूंगा? तो मेरी करेंसी की वैल्यू क्या होती आ रही है? कम. और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होते आ रहा है? बढ़ते जा रहा है. क्वेश्चन आएंगे इसी के? आए थे? हाँ, कुछ और क्या आ गया था? करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हाँ जी, करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? जब हमारी करेंसी की वैल्यू उसे क्या बोलते हैं? करेंसी. तो बोलो करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू दी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, हाँ जी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन टर्म्स ऑफ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. उसको क्या बोलते हैं? करेंसी की एप्रिसिएशन. और जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कम होगा? एक्सपोर्ट क्या होगा? कम. हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई मतलब उनके लिए हमारे गुड्स क्या हो गए? महंगे. वो हमारे कंट्री से गुड्स की डिमांड अब, तो हमारी कंट्री से अब एक्सपोर्ट. नालायक, यही तो सोचना है, यही तो मेन बात है. अच्छा, करंट करेंसी के बाद डेप्रिशिएट हुई है, क्या हुई है? बताओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट? चेन बनाओ ना, चेन बनाओ. हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई है? डेप्रिशिएट. क्या हुई है? हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई? कम. मतलब हमारी कंट्री की गुड्स सस्ते. अब वो लोग डिमांड, हमारे यहां से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा. तो एक्सपोर्ट ज्यादा तो इंपोर्ट, उसकी भी चेन है इंपोर्ट कम होने की. मेरी करेंसी की वैल्यू क्या हुई है? कम. तो मेरे लिए वहां के गुड्स महंगे हो गए. वहां के गुड्स क्या हो गए? तो अब मैं उनकी डिमांड, मतलब मैं अब इंपोर्ट्स कम कराऊंगा. तो डेप्रिसिएशन के वक्त एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट्स कम, और एप्रिसिएशन के बाद एक्सपोर्ट्स कम और इंपोर्ट्स ज्यादा. पर इसकी चेन पता होगी, इसकी चेन के क्वेश्चन आते हैं जी. इससे ज्यादा मतलब कोई ऐसी कोई केस स्टडी नहीं आ सकती. जो होगा आपने सिर्फ सोचना था. और जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया था कि सबसे छोटा चैप्टर, बट ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को सोचना पड़ता है कि वैल्यू कम हुई है, कौन से गुड सस्ते महंगे हो गए, कब डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुई, जिसकी वजह से अब क्या होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का. करेंसी डेप्रिसिएशन और क्या है जी? करेंसी एप्रिसिएशन. यस, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब पता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ दी फॉरेन करेंसी. यहां बोलो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ दी. इफेक्ट्स बता दिया मैंने आप लोगों को जी. यहां पर भी क्या होगा? इट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स चीपर. डेप्रिशिएट हुआ है ना? इट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स इन फॉरेन कंट्री एज मोर ऑफ सच गुड्स कैन बी परचेज विद दी ऑफ, तो इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. जब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई? डेप्रिशिएट. क्या हुई?
अब वो सेम पैसों से हमारी कंट्री में गुड्स ज्यादा ले सकते हैं, तो गुड्स ज्यादा लेंगे वो, अब तो इसका मतलब हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज्यादा हो, तो डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट क्या होता है, ज्यादा, क्या होता है, और एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट कम हो। आप लोग बच्चे सारे जितने क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं अभी, आप लोग डिमांड और सप्लाई क्यों करते हैं भाई, पहले डिमांड बता दो। फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं भाई, कुछ मैंने क्या करवाने हैं, इंपोर्ट्स करवाने हैं। किसके इंपोर्ट्स करवाने, गुड्स एंड सर्विस। मैं इंपोर्ट कर रहा हूं किस चीज से, गुड्स एंड, तो फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड टू मेक द पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड। अच्छा, मैं और फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए मुझे डॉलर क्यों चाहिए, क्योंकि मैं क्या किस लिए जा रहा हूं, टूरिज्म के लिए। किसके लिए जा रहा हूं, मुझे फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे वहां पे कोई रहते हैं, मैंने पैसे भेजने हैं, किसके देने हैं, ट्रांसफर्स। बोलो क्या है जी, मुझे फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे वहां पे कोई एसेट परचेज करना है। क्या परचेज करना है, अरे मुझे फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने स्पेकुलेशन करनी है जी। क्या करनी है मैंने, स्पेकुलेशन। पैसा अपने पास रखकर ये सोचना है कि जब पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी तब उसे बेच दूंगा, इसलिए मुझे चाहिए क्या, फॉरेन करेंसी। इससे बोलते हैं कि आप फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों कर रहे हैं, डिमांड क्यों कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सोर्सेस। क्या बोलते हैं, सोर्सेस। बोलो क्या बोलते हैं, सोर्सेस। किस चीज के, फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड के, कि आप डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की क्यों करते हो। चल दोबारा बोलो, आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हो, हर्षिल बोलो फर्स्ट, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड। आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं जी, टूरिज्म के लिए। किसके लिए करते हैं, यस। आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं, ट्रांसफर्स के लिए। किसके लिए, और किसके लिए करते हैं, परचेज ऑफ एन एसेट्स। और किसके लिए करते हैं, और स्टूडेंट्स मेरी बात सुनना, डिमांड कर रहे हैं आप, डिमांड कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की, सुनना, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड। अगर रेट इतना है, रेट का मतलब तुमको पता है, रेट का मतलब होता है सेक्रीफाइस। क्या मतलब होता है, अगर रेट इतना है, रेट इतना है, और समझ लो तुम इतनी क्या कर रहे हो, डिमांड। रेट इतना है और आप समझ लो आप इतनी क्या कर रहे हैं, डिमांड। किस चीज की, फॉरेन। अगर रेट कल को कम हो जाए, मतलब तुम लोग सेक्रीफाइस, और तो तुम लोग फिर फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा करो। भाई यार तूने मैथ्स क्यों लिए, वैसे बता रहा हूं। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाए, रेट बढ़ जाए मतलब मुझे सेक्रीफाइस, तो भाई मैं तब फॉरेन करेंसी की डिमांड कम करूंगा। डिमांड है ना, डिमांड लिखा है ना, किस चीज की, फॉरेन करेंसी की। ये एक्स एक्सिस पर फॉरेन करेंसी की डिमांड है, ये वाई एक्सिस पर रेट है जो मैं दे रहा हूं, सेक्रीफाइस कर रहा हूं। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बोलो, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट। कैसा रिलेशन है, तभी जो डिमांड कर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, डिमांड कर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, वो कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा आ रहा है, तो वंश बोलिए एक बार क्या लिखा हुआ है यहां पे, मेंशन देखियो क्या लिखा हुआ। वंश बोल रहे हैं देयर इज एन, yes there is an inverse relation between the price of foreign exchange and the demand for that foreign exchange in terms of higher the price, higher the, lower is the demand of foreign exchange, lower the price, high is the demand. ऐसे मेरे पास, yes, ऐसे मेरे पास किसका, जैसे डिमांड का था वैसे किसका है, सप्लाई। डिमांड का मतलब होता है वंश तू वहां से डॉलर मांग रहा है, सप्लाई का मतलब होता है वंश वो डॉलर अपने आप दे रहे हैं, मैं तूने नहीं मांगा, वो अपने आप। अब वो अपने आप क्यों दे रहे हैं, यहां पर सुन वंश क्या करना चाहते होंगे, एक्सपोर्ट्स। किस चीज के लिए, गुड्स एंड। क्यों दे रहे हैं भाई, क्योंकि वो यहाँ पे क्या करना चाहते होंगे, इन्वेस्टमेंट। हमारी कंट्री में क्या करना चाहते होंगे, दोबारा बोल रहा हूं, वो पैसे फॉरेन एक्सचेंज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ क्या लिए होंगे, गुड्स। कहां से, हमारी, तभी तो क्या आएगा, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड। वहां पे क्या लिखा था कि तुझे डिमांड क्यों करनी थी, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। किसके लिए, वो तुझे मांगे थे, ये अपने आप दे रहे हैं, आए, यस। हाँ जी, उनको फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए जी, मतलब वो हमको फॉरेन करेंसी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। फॉरेन करेंसी वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो क्या भेज रहे हैं, ट्रांसफर्स। फॉरेन करेंसी वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो भी तो क्या कर सकते हैं, स्पेकुलेशन। तो जब वो अपने आप हमारी कंट्री में अपनी करेंसी दें, जब वो अपने आप हमारी कंट्री के अंदर अपनी करेंसी दें,
उसे कहते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब हम उनकी करेंसी की डिमांड करें उसे कहते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये इसके सोर्सेज हैं। जैसे डिमांड, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हो, सोर्सेज बताओ। या फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग सप्लाई क्यों करते हैं, वो लोग सप्लाई क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, सोर्सेज बताओ। और हाँ, जैसे कि आप लोगों ने अभी ये डिमांड का पढ़ा था मेरे साथ, जैसे कि अभी आप लोग ये डिमांड का पढ़ रहे थे, ऐसे ही आप लोग मेरे साथ सप्लाई का भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा आप लोगों के पास फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये रहा आप लोगों के पास फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर भाई, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर। अब देख ध्यान से, ये देख रेट अपना होता है, जो सेक्रीफाइस कर रही है, तू सेक्रीफाइस इतना कर रही है, और समझ ले इस रेट पे वो सप्लाई इतना कर रहे हैं, मतलब तू इतने पैसे दे रही है, वो इतनी सप्लाई कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। रेट ज्यादा हो गया, मतलब तुम्हें सेक्रीफाइस, सुनते नहीं, तुम्हें सेक्रीफाइस, तुम्हें सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ा, मतलब तुम्हारी करेंसी की वैल्यू और उनकी करेंसी की वैल्यू, और जब उनकी करेंसी की वैल्यू क्या हो चुकी है, तो वो लोग सप्लाई हमारी कंट्री में ज्यादा करेंगे। वो बोलेंगे भाई इंडिया में आप इन्वेस्ट करना, अमाउंट सेम है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम है। दोबारा देख, रेट दोबारा से बढ़ गया, रेट बढ़ गया, मतलब हमें सेक्रीफाइस, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू, उनकी करेंसी की वैल्यू, तो फिर वो हमारी कंट्री में सप्लाई ज्यादा करेंगे। उल्टा बोल, रेट मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू, रेट कम, सेक्रीफाइस कम, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू उनकी करेंसी की वैल्यू, तो वो लोग फिर सप्लाई भी, अभी होगी थी सप्लाई मेरी, अभी रुक जा, ये ना लोकस, लोकस को ज्वाइन करा, ये क्या बन गया, सप्लाई कर। क्या बन गया, सप्लाई कर, किस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज है, किस चीज का, तो इसका अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बोलो मेरे साथ, फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, बोलो बच्चों कैसे रिलेशन है, तो बोलो देयर इज एन, बोलो देयर इज एन relationship between price of and the supply of that, the higher the price, higher will be the, और lower the price, lower the, क्योंकि हम लोग क्लास 11 में हमने एक टर्म पढ़ा था सप्लाई का, लॉ ऑफ सप्लाई, द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज विलिंग टू सप्लाई मोर एट अ हायर प्राइस। जब कभी भी चीजों का प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर हमेशा गुड्स की सप्लाई ज्यादा करना चाहता है, प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। जब उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ी तो वो हमारी कंट्री के अंदर सप्लाई ज्यादा करना चाहते थे, जब उनकी करेंसी की वैल्यू कम हुई तो वो सप्लाई कम, तो प्राइस ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम, सप्लाई कम, मतलब प्राइस और सप्लाई में कैसे रिलेशन, डायरेक्ट, प्राइस और डिमांड में कैसे रिलेशन, इनडायरेक्ट। आई बात समझ, हाँ जी, ये मेन कॉन्सेप्ट था डिमांड और सप्लाई का, और इस मेन कॉन्सेप्ट के बाद इसी डिमांड सप्लाई को इंटरसेक्ट कर कर हम लोग डिटरमाइन करते हैं, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। पता कहाँ चला गया, क्या आता है जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जहां पे शायद से आपने 11th की तरह करा होगा, याद होगा, ये देखना प्लीज, ये आप लोगों के पास डिमांड, ये आपकी सप्लाई, ये रहा आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये आपका फॉरेन एक्सचेंज, फिर एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, उसके अच्छे क्वेश्चन, उसके अच्छे क्वेश्चंस, यही लास्ट पार्ट पेंडिंग है मेरा क्वेश्चंस का। एडीएस क्या है, हाँ जी बच्चों, क्लियर है, एकदम क्लियर है, फिर देखा बच्चों, चलिए।